हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सृजन द सिविल फोरम में। और इस वीडियो के साथ हम लोग अपने टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ के इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की थर्ड वीडियो को लेकर आपके सामने आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो वीडियो खत्म होने के बाद आप आई बटन पर क्लिक करके या हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यकीन मानिए उसमें आपको लगभग 200 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, क्विज़ेस मिल जाएंगे और नंबर ऑफ़ मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट ज़रूर करिएगा। और बिना किसी देरी के चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 0.1 mm डाया वेरीज विद द डाया प्रोपोर्शन टू। मतलब कि अगर आपका जो सेटलिंग वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, जिसका पार्टिकल का साइज 0.1 mm से कम है, तो बता रहा है कि बताइए कि ये किसके प्रोपोर्शन होगा। तो अगर आपको याद हो स्टोक्स का नियम, तो स्टोक्स के लॉ के हिसाब से जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है वी एस इज इक्वल टू G/18 रो एस माइनस रो डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन म्यू। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो आपके डाया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस हिसाब से जो हमारे यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डी स्क्वायर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाई। ठीक है, तो अगर हमें सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है और हमें डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो एज वी नो Q इज इक्वल टू A इंटू वी। ठीक है, अगर Q मेरा कांस्टेंट है तो क्या मैं अल्टरेशन कर सकता हूं कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। हमें पता है कि सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का सबसे बढ़िया रास्ता होता है वेलोसिटी को डिक्रीज कर दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय सेडिमेंटेशन में गुजार सके। तो वेलोसिटी को रिड्यूस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप एरिया को इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि Q तो आपका कॉन्स्टेंट है। तो अगर उस हिसाब से हम यहाँ पे ऑप्शन को चेकआउट करें तो हमारा सबसे बढ़िया आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। क्वेश्चन नंबर 3 इज कोएगुलेंट्स यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन बेटर व्हेन द रॉ वाटर इज अल्कलाइन। कोएगुलेंट्स जो होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा बेटर तरीके से अपना काम करते हैं, फंक्शनिंग उनकी अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डबल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड। डबल फिल्ट्रेशन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो डबल फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं ए, टू इंक्रीज द filtration capacity of slow sand filter, B, to increase the filtration capacity of rapid sand filter for isolated colonies of few houses, या none of these। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा A, to increase the filtration capacity of slow sand filter। Next question is which one of the following filters will produce water of higher bacteriological quality। ज़्यादा पैथोजेंस किस में किल होते हैं उस फिल्टर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो A इज SSF यानी कि स्लो सैंड फिल्टर, B इज रैपिड सैंड फिल्टर, C इज प्रेशर फिल्टर एंड D इज डुअल मीडिया फिल्टर। तो अगर हम बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पैथोजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे लिए स्लो सैंड फिल्टर एक बेटर फिल्टर पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसकी फंक्शनिंग को देखेंगे तो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी के हिसाब से आपका स्लो सैंड फिल्टर ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर आप फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए रैपिड सैंड फिल्टर और प्रेशर फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर से बेटर होते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आवर आंसर विल बी आंसर ए, स्लो सैंड फिल्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट इक्वेशन मैकेनिज्म फॉर अ वाटर हैविंग हाई टर्बिडिटी एंड हाई एल्कलिनिटी। तो अगर हाई टर्बिडिटी और हाई एल्कलिनिटी है तो जो मैकेनिज्म हमारे लिए बेस्ट सुटेबल होता है दैट इज स्वीप कोएगुलेशन। आपको कोएगुलेशन का कॉन्सेप्ट याद होगा, उसमें एक होता है स्वीप कोएगुलेशन, जिसमें जो आपके कोएगुलेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लॉक्स बनते हैं आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, उनमें पॉजिटिव आयन होता है, और जो क्ले के कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपका नेगेटिव आयंस होता है। ये मिल करके फ्लॉक्स के साथ अटैच होते हैं, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होता है, और जिसको लास्ट में हम लोग स्वीप करके बाहर निकाल देते हैं और हमारा कोएगुलेशन का और फ्लोरेशन का टेक्निक कंप्लीट हो जाता है। तो उस हिसाब से 6 का आंसर होगा सी, स्वीप कोएगुलेशन। प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, आई विल आंसर दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डिजाइन ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक द एसेंशियल फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इज। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइनिंग में जो सबसे एसेंशियल फैक्टर होता है, ए डेप्थ ऑफ टैंक, बी टर्बिडिटी ऑफ वाटर, सी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स
एंड डी इज सरफेस लोडिंग ऑफ टैंक। तो आवर आंसर विल बी 7th का डी, यानी कि सरफेस लोडिंग ऑफ टैंक। 8th क्वेश्चन इज द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर हैव। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है आरएसएफ और एसएसएफ के बारे में। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा ए मच स्मॉलर एरिया, बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी, सी फास्टर एक्शन एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे सही हैं। रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है वो आपका स्लो सैंड फिल्टर से छोटा होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, उसके एक्शन भी काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तेज़ी से उसमें फिल्ट्रेशन रेट हमको देखने को मिलती है। ये बात अलग है कि उसमें क्लीनिंग भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बट स्टिल ए बी एंड सी तीनों हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। 9th क्वेश्चन इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट जनरेट्स इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेनिंग क्रोमियम इज। तो कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिससे हमारे पॉल्यूशन क्रोमियम का फैलता है? तो ऑप्शन ए फूड प्रोसेसिंग, बी टैनरी, सी पॉटरी, डी सोप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी टैनरी। अगर आप टैनरी का नहीं जानते तो आप इसको ऐसा समझिए, लेदर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो टैनरी के अंडर में आती है। ठीक है, तो लेदर इंडस्ट्रीज जो होती है वो क्रोमियम काफ़ी बड़े अमाउंट में पैदा करती हैं। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टैनरी, यानी कि लेदर इंडस्ट्री। 10th क्वेश्चन इज इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस द केमिकल यूज्ड फॉर डिफ्लोरिडेशन इज। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए एलम। एलम का यूज़ हम कोएगुलेंट की तरह भी करते हैं और इसको हम एज अ डिफ्लोरिडेशन एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। जहाँ हमारे वाटर में फ्लोरीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्लोरीन के अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए हम एलम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे एलम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्जॉर्बेंट फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन इज ए ग्राउंड नट हस्क कार्बन, बी एक्टिवेटेड कार्बन, सी कोकोनट शेल कार्बन एंड डी नन ऑफ दीज। तो ये तो आप सब जानते हो, आपके फेस वॉश से लेकर के आपकी क्लीनिंग प्रोसेस तक हर जगह जो सबसे बढ़िया एब्जॉर्बेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव ए सस्पेंडेड सॉलिड, बी कोलाइडल सॉलिड, सी ऑर्गेनिक मैटर, डी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ किया जाता है सी ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करने के लिए। ये एक एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें आपका एक फिल्टर होता है जो कि जिसकी छत ऊपर से खुली होती है और वो लगातार एयर सर्कुलेशन के कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर ऑकर्स इन ए स्लो सैंड फिल्टर, बी ट्रिकलिंग फिल्टर, सी रैपिड सैंड फिल्टर एंड डी ड्यूअल मीडिया फिल्टर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी ट्रिकलिंग फिल्टर। वो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट ऑफ वेस्ट वाटर द वन दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इज ए क्लोरीन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला आपका ClO2 भी होता है। ठीक है, तो क्लोरीन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसके अलावा बी क्लोरीन, सी ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 होता है और डी अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो यहाँ पे 14th का आंसर हो जाएगा बी क्लोरीन। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर क्लोरीन क्यों नहीं? ठीक है, आखिर हमने क्लोरीन ही क्यों चूज़ किया है, क्लोरीन डाइऑक्साइड क्यों नहीं? तो 14th का आंसर ए और बी दोनों सही हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करें मोस्ट कॉमनली यूज़ की, तो जब हम मोस्ट कॉमनली यूज़ की बात करते हैं ना, तो हमारे लिए जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है उसकी तरफ जाते हैं। और क्लोरीन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर हम ए और बी में कंपैरिजन करें तो ए और बी के कंपैरिजन में क्लोरीन उसकी रिएक्शन रेट फास्ट होती है और वो स्टेबल भी होता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो 14th का आंसर हो जाएगा बी क्लोरीन। ठीक है, 15 यूज़ ऑफ कोएगुलेंट्स सच एज एलम। ठीक है, अगर हम एलम या किसी भी कोएगुलेंट का यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि कोएगुलेंट अल्कलाइन मीडियम में अपना काम करते हैं, लेकिन वो वर्किंग के दौरान एसिडिटी को इंक्रीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पीएच होता है वो डिक्रीज होने लगता है। तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ट्रीटेड वाटर। यानी कि अगर आप किसी कोएगुलेंट का यूज़ करते हैं तो हमारा जो वाटर है वो एसिडिक बनने लगता है, उसका जो पीएच काउंट है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर इज ए 0.25 to 0.35, बी 0.35 to 0.60 mm, सी 0.60 to 1 mm एंड डी 1 to 1.8 mm। तो सही आंसर होगा हमारे लिए 0.25 to 0.35 mm। और यही अगर आपका रैपिड सैंड फिल्टर के लिए पूछता तो सही आंसर होता 0.45 से 0.75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुटेबल लेआउट फॉर अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अ सिटी ऑफ रोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न इज ऑप्शन ए डेड एंड सिस्टम, बी ग्रिड आयरन सिस्टम, सी
रिंग सिस्टम एंड डी रेडियल सिस्टम। तो यहाँ पे अगर कोई रेक्टेंगुलर पैटर्न का कोई सिटी है जिसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न्स के रोड्स का ओरिएंटेशन किया गया है, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल लेआउट जो बनता है वो होता है ग्रिड आयरन सिस्टम, जिसको हम रेक्टेंगुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और जिसको हम लोग रेटिकुलेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो 17th का आंसर हो जाएगा बी, ग्रिड आयरन सिस्टम। नेक्स्ट इज इन व्हाट इंटरवल्स आर रैपिड सैंड फिल्टर्स टू बी क्लीन्ड बाय बैक वॉशिंग। ठीक है, ए 24 to 48 आवर्स, बी 10 to 15 days, सी 1 to 2 months एंड डी 1 week। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 to 48 आवर्स। और इसको क्लीन करने के लिए हम लोग बैक वॉशिंग का यूज़ करते हैं। बैक वॉशिंग में वॉश मतलब कि जो आपने फिल्टर वाटर है उसी का 5% लगभग वाटर यूज़ किया जाता है। और बैक वॉशिंग करने से पहले हम लोग कंप्रेस एयर का फ्लो करते हैं ताकि जितने भी इम्प्योरिटीज़ फंसी हुई हैं वो लूज़ हो जाए, जो कि बैक वॉशिंग के थ्रू आसानी से ड्रेन आउट हो सके। ठीक है, तो आंसर होगा ए 24 to 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर सुटेबल फॉर ए लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड, बी हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड, सी लो डिस्चार्ज एंड लो हेड एंड डी हाई डिस्चार्ज एंड हाई हेड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड। नेक्स्ट इज सोनोस्कोप इज यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ए चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वाटर मीटर, बी रेगुलेटिंग द फायर हाइड्रेंट्स, सी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वेंचुरीमीटर फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट एंड डी फॉर द डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स। तो इसका सही आंसर होगा डी डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स। ठीक है, तो सोनोस्कोप का यूज़ करते ही चेक करने के लिए कि जो वाटर मेन्स जो कि अंडरग्राउंड बिछाई गई हैं कहीं उसमें किसी तरह का लीकेज तो नहीं है जो कि हमारे पानी की क्वालिटी को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे हम सोनोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो वहाँ पर हमारा आंसर होता है सी सैनिटरी सीवेज। ठीक है, और अगर हम रेन वाटर को हम अपने डोमेस्टिक सीवेज के साथ ऐड कर देते हैं तो उसको हम कंबाइंड सीवेज कहते हैं। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी सैनिटरी सीवेज। नेक्स्ट इज द सीवर पाइप्स हैव टू बी डिजाइंड एंड चेक्ड फॉर ए मैक्सिमम फ्लो, बी ओनली मिनिमम फ्लो, सी बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड डी नन ऑफ दीज। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सीवर पाइप्स जो होती है वो मैक्सिमम फ्लो के लिए भी डिज़ाइन की जाती है ताकि अगर एक लिमिट से ज़्यादा पानी आ जाए तो कहीं हमारा जो सीवर है ओवरफ्लो ना कर जाए और पानी हमारे सड़कों के ऊपर या चोकिंग का रीज़न ना बन जाए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं और वो आसपास के एरिया में फैलेगा जो कि इम्प्योरिटीज़ को और न्यूसेंस को क्रिएट करेगा। और मिनिमम फ्लो के लिए भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि अगर कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो उसमें जो सीवर होते हैं उसमें सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे वो हमारे सीवर पाइप्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं। इसीलिए सीवर पाइप्स को हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को ध्यान में रखते हुए, दोनों फ्लोज के कंसीडरेशन को रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है 23 द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ फॉर परफेक्टली इम्परवियस एरिया इज ए 0, बी 0.5, सी 1.0, डी इन्फिनिटी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी 1.0। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है? रन ऑफ कोफिशिएंट आपका रन ऑफ और प्रेसिपिटेशन का रेशियो होता है। इम्परवियर एरिया में क्या होगा, पानी कभी भी आपका अंदर जाएगा नहीं, उसका इन्फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, तो जितना भी बारिश बरसेगा वो सारा का सारा रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज आपको रन ऑफ में मिल रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज इनपुट के तौर पे आ रहा है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होंगे तो आपका जो रेशियो होगा वो 1 आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो जितना डिस्चार्ज आपका रन ऑफ के थ्रू मिल रहा है उतना ही बारिश आ रही है, तो इसलिए रन ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए आंसर विल बी सी। Next question is, in the design of storm sewer, time of concentration is relevant to determine the A. rainfall intensity, B. velocity in the sewer, C. time of travel and D. area served by the sewer। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा रेनफॉल इंटेंसिटी। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन रेनफॉल इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हेन अ सीवर लाइन इज ड्रॉप्ड बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन टू पास इट थ्रू एन ऑब्स्ट्रक्शन द अरेंजमेंट इज नोन एज। ठीक है, तो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब हम सीवर लाइन को क्या होता है नीचे से गुजारते हैं तो उस सीवर लाइन को हम क्या नाम देते हैं, उस सीवर लाइन को हम नाम देते हैं इन्वर्टेड साइफन, सैग पाइप और डिप्रेस सीवर, तीनों, यानी कि ए बी एंड सी ऑल 3 आर करेक्ट। तो हमारा सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो का फ़ायदा मिले।
अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करना चाहते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।